वो एक परफेक्ट स्टूडेंट था, शांत, विनम्र, हर टेस्ट में टॉप करता था और बहुत सिंपल जिंदगी जीता था। लेकिन फिर भी सब उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी जिंदगी एकदम सही चल रही थी, जब तक कि एक नया लड़का स्यूचान स्कूल नहीं आया। टीचर ने उसे क्लास में इंट्रोड्यूस किया। यह नेशनल हाई स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन है। पूरा क्लास चौंक गया, लेकिन वो का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकला, स्यूचान ने अपना दबदबा दिखाना शुरू किया। उसने क्लास के कुछ ताकतवर बच्चों को पीटना शुरू कर दिया ताकि क्लास में डर बना सके। फिर उसकी नजर वू पर पड़ी। क्लास की प्रेसिडेंट ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन स्यूचान ने उसे जोर से थप्पड़ मारकर साइड में कर दिया। वू ने उससे हाथ जोड़कर मिन्नत की कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन मारपीट चालू रही। असल में स्यूचान वू को मिडिल स्कूल में बहुत बुरी तरह तंग करता था। यही वजह थी कि वू उससे इतना डर गया था। वो जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसी वक्त जमीन पर पड़ा एक पेन उसकी नजर में आया। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखों में एक चिंगारी सी थी। स्यूचान अब भी मुस्कुरा रहा था और बोला, चलो मारो मुझे, हिम्मत है तो। वो पल वू के लिए एकदम आखिरी था। सालों की डर, गुस्सा और बेइज्जती का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। वू ने वो पेन सीधा स्यूचान की आंख में घुसेड़ दिया। पूरी क्लास हैरानी से जड़ हो गई। स्यूचान चीखते हुए अपनी आंख पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। चूंकि ये सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया, वू को 3 साल की किशोर सुधार गृह की सजा मिल गई। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। एक होनहार स्टूडेंट का भविष्य पल में टूट गया, जैसे झाग वाला बुलबुला फूट जाए। जब उसे बस में डिटेंशन सेंटर ले जाया जा रहा था, पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था जिससे सब दूर रहना चाहते थे। वू की सीट एक तेज तर्रार, सुनहरे बालों वाले लड़के ने ले ली, इसलिए वू को उसी डरावने आदमी के पास बैठना पड़ा। जब उस आदमी ने वू की तरफ देखा तो वो डर से कांप गया। डिटेंशन सेंटर में पहुंचते ही सबकी चीजें ले ली गईं और उन्हें जेल के कपड़े दिए गए। बस में वू की सीट लेने वाला लड़का, जिसका नाम ओल था, अब उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने पूछा, तू किस केस में अंदर आया है? वू ने धीरे से कहा, मर्डर की कोशिश। ये सुनते ही ओल एकदम डर गया और बोला, सॉरी भाई, मैंने तो मजाक में सीट ले ली थी। मेरा केस भी थोड़ा वैसा ही है। लेकिन बाद में पता चला कि ओल बस एक छोटा मोटा चोर था। डिटेंशन सेंटर में 2 पुराने कैदी थे। दोनों के बाल छोटे कटे हुए थे और उन्होंने वहां के नियम बता दिए। जो ताकतवर है वही राजा है, जो नहीं लड़ सकता वो चुपचाप रहो, दिखो भी मत। वहां एक तरफ का लीडर था सांग ह्यब, एक नेशनल जूडो चैंपियन, जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स वाला। दूसरी तरफ था वॉन जून, एक बड़ा भारी भरकम लड़का जो अपने साइज से सबको डराता था। फिर था सान योंग, डेजर्ट क्रू का लीडर, दिखने में दुबला लेकिन एक किक से खोपड़ी तोड़ दे। ये डिटेंशन सेंटर असली दुनिया का छोटा रूप था, एक जंगल जहां हर कोई ताकत के लिए लड़ रहा था। हाल ही में वॉन जून और सान योंग, दोनों टॉप डॉग्स, ने एक चाल चली। उन्होंने झूठा झगड़ा किया और कहा कि सांग ह्यब, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, ने उनके सिगरेट चुराए और उन पर हमला किया। इससे सांग ह्यब को सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में डाल दिया गया और अब वॉन जून और सान योंग की खुली चल रही थी। लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जो किसी भी ग्रुप में नहीं था और जिससे खुद टॉप डॉग्स भी डरते थे। वो था डूहान, वही डरावना आदमी जो बस में वू के बगल में बैठा था। डूहान कोई आम कैदी नहीं था, कोरियन मार्शल आर्ट्स का लीजेंड, सबसे कम उम्र में MMA वर्ल्ड चैंपियन बना था। एक दिन जब उसने गोल्ड मेडल जीतकर रिंग छोड़ा, उसने माँ और बहन को कॉल किया, आज रात पार्टी। लेकिन जब वो घर पहुंचा, दरवाजा खोलते ही उसकी दुनिया बिखर गई। मेज पर बर्थडे केक रखा था, लेकिन चारों ओर खून फैला था। डूहान ने पूरा घर छान मारा, पर उसे माँ और बहन की लाश खून में लथपथ मिली। उसकी बहन का आखिरी शब्द था आ, जो आज भी उसके कानों में गूंजता है। तभी किसी ने पीछे से उसका गला दबाया, लेकिन उन्होंने गलत आदमी को चुना था। डूहान ने फौरन उसे पलटा और उसका पैर तोड़ दिया। माँ की हालत देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने दूसरे हमलावर का चेहरा कुचल डाला। तीसरा हमला करने आया चाकू लेकर, लेकिन डूहान ने उसे भी मार डाला। तीनों की मौके पर मौत हो गई। डूहान पर गैर इरादतन हत्या का केस चला। वापस वर्तमान में जेल में फुटबॉल खेला जा रहा था, जो जल्दी ही एक झगड़े में बदल गया। 2 खिलाड़ी बुरी तरह घायल हो गए। वू और ऑल को उनके बदले मैदान में लाया गया। कुछ देर बाद जब टॉप डॉग्स के बीच झड़प हो रही थी, बॉल वू के पैरों के पास आ गई। उसने गलती से बॉल सीधे वॉन जून की कमजोरी, उसके क्रॉच पर मार दी। अब वू बड़ी मुश्किल में था। वॉन जून की टीम ने उसे पकड़कर एक कोने में घसीट लिया। वू के जहन में पुराने जुल्मों की यादें लौट आईं, वो यादें जो वो भूलना चाहता था। उसी वक्त उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ी, दिग्गज फाइटर डूहान। वो दौड़ते हुए डूहान के पास आया, जैसे कोई डूबता आदमी
तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। प्लीज मेरी मदद करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में विनती थी। डूहान ने बाकी कैदियों को शांत होकर पीछे हटने को कहा। गुस्से में वान जून चिल्लाया, हीरो बनने का नाटक मत कर, तू खुद एक कातिल है। वो झपट पड़ा, लेकिन डूहान ने आसानी से वार को चकमा दिया और चेतावनी देते हुए एक तेज मुक्का जड़ा। दूसरा मुक्का लगते ही वान जून बेहोश हो गया। वो हैरानी से देखता रहा, जैसे किसी सुपर हीरो को टीवी से निकलकर हकीकत में देख रहा हो। लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। उसी दिन से वान जून ने वू को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया, एक शिकार की तरह। ओनेल, जिसके बगल में वू बैठा था, बस सिर हिलाकर बोला, उससे माफी मांग ले वरना बुरा फंसेगा। कुछ दिन बाद वू से मिलने एक विजिटर आया, सियो चान। अब उसका दायां आंख हमेशा के लिए अंधा था। उसकी पढ़ाई रुक चुकी थी, बॉक्सिंग करियर खत्म हो गया था। वो बोला, मुझे मर जाना ज्यादा अच्छा लगता। वू ने माफी मांगी, लेकिन सियो चान की नजरें ठंडी रहीं। जब तू जेल से बाहर निकलेगा, उसने गुस्से से कहा, मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। वू की आंसू भरी मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिना कुछ कहे मुड़ गया। अब जेल के अंदर भी वो परेशान था और बाहर उसका दुश्मन इंतजार कर रहा था। वो बेचैनी से भर गया, उसे नींद नहीं आती थी। जेल में एक अनकहा नियम था, हर कैदी को रोज एक दूध का पैकेट जेल के सबसे ताकतवर इंसान को देना होता था, वफादारी के संकेत के तौर पर। वू ने डूहान को दूध दिया, लेकिन जब डूहान ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत है, वो सोल कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन उसने फिर दूध लाया, लेकिन डूहान ने मना कर दिया। अब से मत लाना। वो उसके पीछे गया और हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे लड़ना सिखाओ, मैं भी तुम्हारे जैसा मजबूत बनना चाहता हूँ। डूहान ने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि वो बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वू ने कहा, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। पहले मैं सिर्फ छिपना चाहता था, क्योंकि मुझे पीटा जाता था। मुझे कुछ करना नहीं आता था। मैं खुद को कमजोर और बेकार मानता था। लगता था मेरा जन्म ही गलत हुआ है, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता। उसकी दिल से निकली बातों ने डूहान को छू लिया। मैं एक शर्त पर सिखाऊंगा, उसने कहा, 40 मिनट में 100 चक्कर दौड़ो, तभी ट्रेनिंग शुरू होगी। वो सोल, जो किताबों का कीड़ा था और शरीर से बहुत कमजोर था, कुछ ही चक्करों में हाँफने लगा। उसकी नजर धुंधली होने लगी, पैर कांपने लगे। 50वें चक्कर तक वह पूरी तरह थक चुका था। पुराने दर्दनाक यादों के सहारे वह खुद को खींचता रहा। 70 तक पहुंच गया, फिर गिर पड़ा, उल्टी कर दी। वो हार मानने ही वाला था, लेकिन एक डरावनी याद फिर से सामने आई। सियोचान ने उसे टॉयलेट न जाने देने पर उसके ही सामने पेशाब करवा दिया था और फिर उसे चाटने के लिए मजबूर किया था। वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। 40 मिनट पूरे हो चुके थे, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द उसे दौड़ाते रहे। आखिरकार उसने आखिरी चक्कर पूरा किया और डूहान की बाहों में गिर पड़ा। डूहान के वार्डन से रिश्ते के कारण वू को उसके साथ सेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब डूहान ने उसकी शारीरिक ताकत जांची। वू की हालत खराब थी। 21 पुशअप, 32 सिटअप और 0 पुलअप। डूहान ने कहा, कल से हर दिन एक एक्स्ट्रा दोहराना जोड़ना होगा, वरना वापस अपनी पुरानी सेल में चले जाना। वू ने पूरी ताकत लगाकर एक कमजोर पुलअप किया और इस तरह कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। शुरुआत में कुछ पुशअप से ही वो ढेर हो जाता। मुक्के और किक बेअसर थे, लेकिन डूहान की सख्त ट्रेनिंग में वो रोज बिना रुके मेहनत करता गया। धीरे धीरे उसके मुक्कों में ताकत आने लगी, उसके पैर मजबूत हुए। डूहान ने उसे ज्यादा खाने के लिए कहा। खाना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। पहले बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन जल्द ही उसकी मांसपेशियां उभरने लगी, ताकत बढ़ने लगी। अब ट्रेनिंग में मार खाना भी शामिल हो गया था। हर मुक्का, हर गिरावट एक सबक थी। धीरे धीरे कमजोर और डरा हुआ वो सोल एक फाइटर बन गया। रात को भी वो ट्रेनिंग करता। 1000 मुक्के मारने के बाद जब वह थका हुआ मुड़ा तो देखा डूहान सो गया था। मैंने कर लिया, वू ने कहा, लेकिन डूहान ने कुछ नहीं देखा था। उसने फिर से शुरू करवाया। उधर सियोचान सड़कों पर भटक रहा था। एक कार ने हॉर्न मारा, वो नहीं हटा। गैंगस्टर उसे गालियां देने लगे। सियोचान ने उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। 2 आदमी उसे सबक सिखाने उतरे, लेकिन वो उन पर टूट पड़ा। सबको बुरी तरह पीट दिया। गैंग लीडर वू योंग ने उसे देखा और गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। सियोचान ने उसे गाली दी। वू योंग ने उसकी अंधी आंख देखी और उसका बचाव पक्ष में तमाचा मारा, यह दिखाने के लिए कि वो कितना चालाक है। मैं तेरी ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा, उसने कहा। मैं तुझे और भी ताकतवर बनाऊंगा। जेल में वो सोल पढ़ाई करते हुए स्क्वाट्स करता। ऑल हैरान था। क्या तू वान जून से भिड़ने की तैयारी कर रहा है? वू ने कहा। नहीं, मैं अब कमजोर नहीं रहना चाहता। लेकिन फिर बुरी खबर आई। डूहान का ट्रांसफर हो रहा था। 23 साल से ऊपर के कैदियों को वयस्क जेल भेजा जाता था। डूहान ने बस इतना कहा, अब और ज्यादा मेहनत करो, वक्त कम है। उस दिन वू ने देखा कि ऑल को पीटा जा रहा है। उसने बीच बचाव किया। गुंडों ने उसे घेर लिया, लेकिन अब वो पुराना कमजोर लड़का नहीं था। उसने सिर्फ उतनी ही ताकत
ताकत लगाई जितनी जरूरी थी अपने दोस्त को बचाने के लिए। जल्द ही वान जून के आदमियों ने उसे बुलाया। वो खुद वान जून के सामने पहुंचा। वू सोल ने माफी मांगी, कहा कि उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए मारा था। वान जून ने कोई जवाब नहीं दिया, मुक्का मारा। वू ने दूसरा वार चकमा देकर पलटवार किया। वान जून बेहद ताकतवर था, उसके मुक्के हथौड़े जैसे लगते। उसने वू को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो सोल ने वापसी की, सिर पर एक किक मारी, पर असर नहीं हुआ। वान जून ने उसे मारना जारी रखा। जोरदार मुक्के उसके चेहरे पर पड़े। सबको लगा वो हार गया, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा हुआ, एक और मुक्का झेला और फिर पूरी ताकत से एक हेडबट मारा। वान जून गिर पड़ा। वू ने मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। जितने भी दर्द उसे झेलने पड़े थे सब लौट आए। तभी डू हान आ गया। उसकी आंखें कह रही थीं, मेरी राह मत अपनाना। दूसरी ओर स्यू चान अब एक निर्दयी भाड़े का गुंडा बन चुका था। वो योंग का दाहिना हाथ। वू ने वान जून को हराया था, लेकिन वो रुका नहीं। डू हान की निगरानी में वो अब भी कठिन ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन उसे अच्छा खाना मिला और डू हान के साथ स्पैरिंग का मौका, लेकिन वू ने पूरी ताकत से वार नहीं किया। डू हान गुस्से में बोला, पूरी ताकत से लड़ वरना हार जाएगा। अगले सेशन में वू का मुक्का डू हान के चेहरे से कुछ इंच दूर रुका। डू हान ने कहा, झिझक मत करना। जैसे ही तुझे लगेगा कि तू जीत रहा है, अगर तूने गार्ड नीचे किया तू हार जाएगा, समझे? ये हमारा आखिरी सेशन है। डू हान अब वयस्क जेल जा रहा था। तेरी सबसे बड़ी ताकत है, तू मुश्किलें सह सकता है। फिर कहा, शार्क के बारे में जानते हो? उनके पास तैरने के लिए एयरबैग नहीं होता। अगर वो रुकती हैं तो डूब जाती हैं। तुझे भी शार्क की तरह जीना है, कभी मत रुकना। उनकी विदाई में ना कोई गले मिलना था, ना आंसू, बस एक छोटी सी मुस्कान। लेकिन वू के दिल में एक बड़ा खालीपन छोड़ गई। अब डू हान के बिना भी वू रोज ट्रेन करता, खुद को हर दिन थोड़ा और धकेलता, जैसे एक छोटी शार्क तैरना सीख रही हो। एक कैदी जिसे हाल ही में रिहा किया गया था, अब सियोचान के लिए काम कर रहा था। वो गर्व से कहता, डू हान ने वो सोल को शार्क बना दिया है। लेकिन अब सियोचान के चेहरे पर गुस्से की जगह एक रहस्यमयी चुप्पी थी। सियोचान बस मुस्कुराया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जेल में इससे पहले कि वो सोल पूरी तरह से डू हियन के जाने को समझ पाता, सान योंग ने उसे एक लड़ाई के लिए ललकारा। शर्त थी, जो हारेगा वह अपनी सजा की बाकी अवधि तक जीतने वाले की सेवा करेगा। वो सोल को अपनी स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक शर्त पर लड़ाई के लिए हामी भर दी। सान योंग को कमजोर कैदियों को तंग करना बंद करना होगा। सान योंग ने मना कर दिया और उसे चेतावनी देते हुए एक किक मारी। जब वो सोल अपने पुराने सेल ब्लॉक में लौटा तो उसकी मुलाकात सांग हायो से हुई, जो हाल ही में एकांत कारावास से बाहर आया था। मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, सांग हायो ने उसे चुनौती दी। वो सोल ने अप्रत्याशित जवाब दिया, दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर सांग हायो अवाक रह गया। पर मैंने सुना है कि तू लड़ाई का दीवाना है, वह बड़बड़ाया। 5 दिन पंख लगाकर उड़ गए। वो सोल और सान योंग की लड़ाई निकट थी। माहौल में तनाव था। इसी दौरान सियोचान वू सोल से मिलने आया। उसने अपने एक साथी की उंगली को पटाखे की तरह तोड़ते हुए धमकियां दी। तू मेरी ही ट्रेनिंग कर रहा है ना? उसने ताना मारा। मुझे इंतजार है इस बार का। लेकिन इस बार वो न तो डरा, न झिझका और न ही नजरें चुराई। उधर सान योंग को लगा कि वो सोल डर के मारे नहीं आएगा, इसलिए उसने सांग हायो को छेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांग हायो ने दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया, हर वक्त लड़ते रहने का क्या मतलब है? भले ही तू पहले कचारा था, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा कचरा ही रहेगा। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वो सोल वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में ठंडा अडिग इरादा था। बिना कुछ कहे सान योंग ने वज्र गति से हमला कर दिया। उसकी बिजली जैसी किक्स वो सोल पर बरसने लगी, लेकिन वू ने उनमें से एक को पकड़ लिया और सान योंग को गिरा दिया। वह उस पर झपट पड़ा और घूंसे बरसाने लगा। सान योंग ने पलटवार किया। वो सोल को जमीन पर पटका और चेहरे पर जोरदार किक मारी। सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन वो सोल डगमगाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो कोई बड़ा फाइटर नहीं था, लेकिन उसमें जबरदस्त संघर्षशीलता थी। उसने एक किक रोकी और सान योंग की जांग पर घूंसे बरसाए, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। फिर वो सोल ने छलांग लगाई और उसे चौक होल्ड में ले लिया। अपनी टांगें कसकर उसके चारों ओर लपेट लीं ताकि वह भाग न सके। देखने वालों को डर था कि वह सान योंग को मार ही डालेगा, लेकिन तभी एक गार्ड आ गया और वो ने उसे छोड़ दिया। उसे तुरंत एकांत कारावास में डाल दिया गया, लेकिन वह वहां भी ट्रेनिंग करता रहा, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी थी। इस लड़ाई के बाद जेल के बड़े खिलाड़ी समझ गए कि वो सोल अब सच में शार्क बन रहा है। अब उसे छेड़ना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। जेल में लड़ाई बंद हो गई और एक अजीब सी शांति छा गई। सभी ने वो सोल का सम्मान करना शुरू कर दिया। सबको लगा था वह हार जाएगा, लेकिन उसने संघर्ष करके जीत हासिल की। तू वाकई में जबरदस्त है, सान योंग ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि सान योंग और वान जुन भी अब वो सोल के दोस्त बन गए। जेल की सांझी तकलीफों से एकजुट। अच्छे
अच्छे व्यवहार के कारण वो सोल को समय से पहले रिहा कर दिया गया। रिहा होने से पहले उसने वार्डन से इजाजत मांगी कि वह उस मैदान में एक बार जाए जहां उसने डू हियन के साथ ट्रेनिंग की थी। वह वहां गया, चुपचाप अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उन अविस्मरणीय दिनों को याद किया। अपना पुराना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकला ही था कि उसका पुराना दुश्मन सियो चान सामने आ गया। बहुप्रतीक्षित मुकाबला शुरू हो गया। शुरू से ही वो सोल को पंचिंग बैग की तरह पीटा जा रहा था। सियो चान अब स्कूल का बुली नहीं, एक सीजन्ड स्ट्रीट फाइटर बन चुका था। वह वार पे वार करता गया और वह सोल को उसकी माँ की बेइज्जती याद दिलाकर ताने मारता गया। कैसे वो कुत्ते की तरह रहम की भीख मांग रही थी। जब वो ने एक पंच मारा तो सियो चान बौखला गया। घूंसे, घुटने और आखिरी में एक हैमकर से वार कर दिया। जैसे ही वो गिरा उसे डू हियन की बात याद आई। शार्क कभी रुकती नहीं। उसका फाइटिंग स्पिरिट दोबारा जाग उठा। वह खड़ा हुआ और पलटवार करने लगा। फिर उसने कॉर्कस स्क्रू पंच लगाया, एक आत्मरक्षा की तकनीक जो डू हियन ने सिखाई थी। वो सीधा सियो चान की बाईं आंख पर पड़ा। सियो चान गुस्से से दहाड़ा, लेकिन वू ने उसे नीचे गिरा दिया। दोनों थक चुके थे। अब ये एक धैर्य की लड़ाई बन चुकी थी। सियो चान की इच्छा शक्ति वो सोल की दृढ़ता के सामने टिक न सकी। आखिरकार उसने हार मान ली। वो सोल चुपचाप वहां से चला गया, जबकि सियो चान हार की जलन में सुलगता रह गया। रिकवर करने के बाद वो की पहली मंजिल थी जेल डू हियन से मिलने। डू हियन उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन वो के मन में एक सवाल था। क्या तुमने कभी सच में शार्क देखी है? हाँ, टीवी पर, डू हियन बोला। मैं एक्वेरियम गया था शार्क देखने, वू ने कहा। और तुम जानते हो क्या? वो मुश्किल से हिल रही थी। तुमने कहा था शार्क हमेशा तैरती रहती हैं, यहाँ तक कि नींद में भी, बट मैंने तो उन्हें आराम करते देखा। सच में? अजीब है, डू हियन ने कहा हैरानी से। 3 महीने पहले सियो चान से हुई लड़ाई के बाद जेल से बाहर की जिंदगी वो सोल के लिए आसान नहीं थी। जो लोग जेल से छूटते हैं उन्हें समाज में भेदभाव और नफरत का सामना करना पड़ता है। वो सोल और उसके जेल के दोस्त एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। वो सोल अब भी रोजाना ट्रेनिंग कर रहा था। सान योंग ने एक पिज्जा डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया। वान जून कंस्ट्रक्शन का काम करता था और साथ में जीएडी की पढ़ाई कर रहा था ताकि कॉलेज जा सके। सांग ह्यब फिर से अपनी जूडो ट्रेनिंग में लग गया था। उन्होंने तय किया था कि वो कभी हार नहीं मानेंगे। वो सभी अपने बीते हुए कल के बदनाम इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का इरादा कर चुके थे। वो सोल डूहान से मिलने गया और उसने एक अच्छी खबर दी। उसे एक जिम में काम मिल गया था। काम तो छोटा मोटा था, लेकिन रहने और खाने की सुविधा फ्री में मिल रही थी, जिससे उसका किराया बच रहा था। वो कड़ी मेहनत कर रहा था, एक फाइटर बनने का सपना लिए। उसे पता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन शार्क कभी तैरना नहीं छोड़ती। डूहान चिंतित था। वो सोल अभी भी युवा और अनुभवहीन था और बाहर सियो चान जैसा खतरनाक दुश्मन भी था। डूहान ने उसे समझाया, अपने जज्बातों को अपने फैसले पर हावी मत होने देना, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिम में वो सोल फर्श साफ कर रहा था, तभी एक घमंडी गोरे बालों वाला फाइटर आया। उसकी लड़ने की शैली बहुत खतरनाक थी और वो ऐसे लड़ता था जैसे सामने वाले को मार ही देगा। सभी स्पैरिंग पार्टनर उससे डरकर भाग चुके थे। थक हार कर ट्रेनर ने वो सोल की ओर इशारा किया। वो फाइटर हंसते हुए बोला, तू बनेगा मेरा पंचिंग बैग? अगर तू किसी प्रो फाइटर को हरा दे तो शायद तुझे प्रमोट कर देंगे। वो सोल जैसे ही रिंग में घुसा, वो सोल ने उसकी पहली जोरदार चाल से बचाव किया। ट्रेनरों ने उसे सुरक्षा घेर दिया, लेकिन उसने सिर्फ ग्लव्स लिए और बाकी सब मना कर दिया। फाइटर गुस्से में पागल हो गया और जबरदस्त हमले करने लगा। शुरू में वो सोल ने डिफेंस पर ध्यान दिया और मार झेली, लेकिन फिर एक मौका देखकर उसने जवाबी हमला किया। उसके घूंसे जोरदार थे और पूरी जिम चुप हो गई। वो फाइटर दर्द में चिल्ला उठा। उसे उसी रात एक बड़ा मैच लड़ना था। जिम मालिक बहुत गुस्से में था। उसने वो सोल को जमकर डांटा और सांग ह्यब को कहा कि उसे फौरन निकाल दो। असल में वो फाइटर सांग वूल एक गैर कानूनी फाइटिंग रिंग FOG में भाग लेता था। इस रिंग की फाइट्स एक प्राइवेट ऐप पर लाइव दिखाई जाती थी और वहां केवल VIP लोग ही आकर दांव लगाते थे। दोपहर की फाइट खत्म हो चुकी थी और अब मेन इवेंट में सांग वूल की फाइट होनी थी, लेकिन उसकी कलाई घायल थी और वो गायब हो गया था। स्टाफ घबरा गया और मालिक को खबर दी। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, सांग वूल की जगह एक स्पेशल फाइटर लड़ाई करेगा। सभी पुराने दांव रद्द कर दिए गए और एक नई पेशकश दी गई। जो भी दांव लगाएगा उसे 10 गुना मिलेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वो विशालकाय फाइटर जो सांग वूल का विरोधी था डर गया। उसे नहीं पता था कि सामने कौन आएगा। फिर मिस्ट्री फाइटर सामने आया, वू योंग, FOG का असली मास्टरमाइंड और वही इंसान जिसने सियो चान को भर्ती किया था। वू योंग का नाम सुनते ही सभी हैरान रह गए। फेयरनेस बनाए रखने के लिए एक नया नियम आया, अगर वो विशाल फाइटर 30 सेकंड तक टिक गया तो वो जीत जाएगा। फिर भी ज्यादातर लोग वू योंग पर दांव लगाने लगे। वू योंग रिंग में गया और उस फाइटर को बोला, चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कर्ज चुका दूंगा। फाइट शुरू हुई। पहले एक जोरदार मुक्का उसकी पसलियों पर, फिर 2
दो घूमते हुए किक उसके चेहरे पर और फिर एक जोरदार हथौड़ा जैसा पंच। वो फाइटर 10 सेकंड में गिर गया, लेकिन वो योंग रुका नहीं। उसने कहा, अभी 20 सेकंड बाकी हैं। अगली सुबह वो सोल ने देखा कि वान जून उदास होकर एक लंगड़े आदमी को पैसे लौटा रहा था। असल में जेल से पहले वान जून एक कर्ज वसूलने वाला था। उसने किसी को इतना तंग किया था कि वो इंसान बिल्डिंग से कूद गया और उसकी टांग टूट गई। वान जून को बहुत पछतावा था, पर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसी दिन वू सोल अपने पुराने जेल दोस्तों से मिला। सांग ह्यब नहीं आ सका। वान जून अब भी दुखी था, लेकिन वो सोल की पॉजिटिव सोच से उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। सान योंग और वान जून आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि वान जून अक्सर सान योंग के पिज्जा शॉप में बिना पैसे दिए पिज्जा खा जाता था। झगड़े में सान योंग ने बता दिया कि वान जून की छोटी बहन बहुत खूबसूरत है। फिर दोनों ने वू सोल से पूछा, हम में से ज्यादा हैंडसम कौन है? वू सोल ने कूटनीति से जवाब दिया, तुम दोनों ही अपने अपने तरीके से अच्छे दिखते हो। तभी वू सोल का सिर दर्द करने लगा। वहीं उसकी बचपन की दोस्त जिही आ गई, जो वान जून की ट्यूटर भी थी। उसने एक ही घूंट में अपनी ड्रिंक खत्म की। फिर चारों दोस्तों ने मिलकर खुशी में टोस्ट किया। सान योंग ने देखा कि वू सोल प्यार से जिही को देख रहा था। फिर बाद में अचानक वो योंग ने अपनी कार रोकी और गुस्से में सड़क पार कर सान योंग की पिज्जा शॉप में घुस गया। वो योंग ने वो सोल से कहा, मुझसे लड़ो। फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वो योंग ने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि सांग वूल उसकी गर्लफ्रेंड और मैनेजर को एक बड़ी यॉट पर ले जाओ। जब वो योंग स्पीड बोट से वहां पहुंचा तो तीनों पहले से घुटनों पर बैठे थे। चेहरों पर डर और चोटें साफ थीं। सांग वूल डरा हुआ कांप रहा था। वो योंग ने पूछा, मुझे बताया गया है कि तू कलाई की चोट के कारण फाइट छोड़कर भाग गया। ये चोट किसने दी? सांग वूल बोला, एक सफाई कर्मचारी। वू सोल सांग वूल लड़खड़ाते हुए बोला, एक सफाई कर्मचारी, कोई फाइटर नहीं। वू योंग ने भौहें उठाई। चिंता मत करो, आज रात की फाइट हो जाएगी। सांग वूल ने राहत की सांस ली और वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वू योंग का चेहरा सख्त हो गया। अब अगली बार नहीं होगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। वू योंग ने सांग वूल की गर्लफ्रेंड और उसके मैनेजर की ओर देखा। अगर तुम्हें अपनी जान किसी के हाथ में सौंपनी हो तो किस पर भरोसा करोगे? सांग वूल ने अपने मैनेजर को चुना। वो मेरे भाई जैसा है, उसने समझाया। असल में कजिन है। मैनेजर डर से कांपने लगा। वू योंग बोला, अगर तुम 10 सेकंड तक चुप रह सको तो तुम्हारे कजिन की जान बख्श दूंगा। मैनेजर की चीखें वू योंग के बोल खत्म होने से पहले ही गूंजने लगी। सांग वूल ने घबराकर रहम की भीख मांगी, लेकिन तीनों को समंदर में फेंक दिया गया। वू योंग के आदमियों ने रिपोर्ट दी कि जिसने सांग वूल को घायल किया था वो वही सफाई कर्मी था जिसने सियो चान की आंखें फोड़ दी थी। वू योंग को सियो चान की जेल में नाकाम बदला लेने की कोशिश के बारे में भी पता था। सियो चान तुरंत वू योंग के पास गया। मुझे उससे लड़ने दो, उसने मिन्नत की। वू योंग को अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत को खुला छोड़ रहा है। उधर जिही जब काम से घर जा रही थी, वो सोल ने कॉल किया। घर पहुंचते ही मुझे मैसेज करना, उसने कहा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे बर्ताव कर रहे हो, जिही ने हंसकर कहा। उसी वक्त एक गर्भवती महिला का बैग गिर गया। जिही उसकी मदद करने दौड़ी। महिला के कहने पर जिही ने बैग उसकी कार तक पहुंचा दिया। अचानक सब कुछ बदल गया। कोई भारी आवाज गूंजी, क्या तुम जिही हो? उसे पहले कि जिही कुछ समझ पाती, एक आदमी ने उसका मुंह दबाया और उसे एक वैन में उठा ले गया। वैन पर मानसिक अस्पताल का निशान था। वहीं दूसरी ओर जिम में, जो उस दिन बंद था, वो सोल सांग ह्यब के साथ अभ्यास कर रहा था। वान जून और सान योंग उसे देखने पहुंचे। वान जून ने कहा, यह लड़का तो अब काफी बढ़ गया है। इसी की वजह से हम अब ईमानदारी से जी रहे हैं। वैन के अंदर वह महिला नकली पेट निकाल फेंकती है और अपने साथी को जिही के हाथ पैर बांधने का हुक्म देती है। जिही ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी के चेहरे पर मारा और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन महिला ने उसे फिर अंदर लात मारकर धकेल दिया। स्पैरिंग के बाद वू सोल को वान जून और सान योंग बाहर इंतजार करते मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वू सोल ने पूछा। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, सान योंग ने नाटकीय अंदाज में बताया। बर्बाद? मुझे मनहूस मत बोलो, वान जून ने चिढ़ते हुए कहा। सांग ह्यब भी आ गया और सान योंग के बिजनेस के बारे में पूछने लगा। सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि वो सोल को जिही का वीडियो कॉल आया। उसने कॉल उठाया, लेकिन जिही की जगह सिर्फ उसकी डरी हुई चीखें और झगड़े की आवाजें सुनाई दी। उसने फिर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे याद आया जब वू योंग ने कहा था, मैं ही सियो चान को पैसे देता हूँ, मेरे लिए काम करो तो पैसा और नाम दोनों मिलेगा। तुम्हारे जैसे रिकॉर्ड वाले को मैं ही ऊपर ले जा सकता हूँ। लेकिन वो सोल ने मना कर दिया था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सियो चान नहीं हूँ, मैं अपनी राह खुद तय करता हूँ। अब वो सोल को समझ आया कि जिही की किडनैपिंग के पीछे वो योंग का हाथ है। वह तुरंत भागने लगा, लेकिन वान जून ने उसे रोका। शांत हो जाओ, अकेले गए तो फंस जाओगे। सान योंग ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें और जानकारी
जानकारी चाहिए। तभी वो के फोन पर एक मैसेज आया, कंस्ट्रक्शन साइट। चारों दोस्त सान योंग की पुरानी डिलीवरी वैन में बैठकर वहां पहुंच गए। वे अलग अलग दिशा में जीही को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी वो सोल को कीचड़ में उसकी चाबी मिली। उसने उसका फोन मिलाया। धीमी आवाज में रिंगटोन सुनाई दी, एक सुनसान इमारत के अंदर से। वो बिना सोचे दौड़ पड़ा। अंदर दो हट्टे कट्टे आदमी जीही को पकड़े हुए थे। एक वही था जिसे उसने वैन में मारा था। वह बदला लेने ही वाला था कि वो सोल अंदर घुस आया और एक जबरदस्त पंच और किक से दोनों को बेहोश कर दिया। उसने जल्दी से जीही को खोल दिया, लेकिन जीही ने कहा, भागो जल्दी, पर उसे समझ नहीं आया कि क्यों। तभी कई गुंडे डंडे और लोहे की रॉड लेकर अंदर घुस आए। उनके पीछे पीछे वही महिला आई जिसने नकली पेट पहना था। मछली जाल में फंस गई। उसने हंसते हुए फोन पर वू योंग को बताया, हमारे पास वू सोल है, 4 में से 3 मिल गए, बाकी 2 गायब हैं। फोन पर वू योंग की आवाज आई, 3 ही काफी हैं। वू और उसके दोस्तों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक वैन में फेंक दिया गया। सान योंग और सांग हेब ने देखा और पीछा किया, लेकिन वैन तेजी से निकल गई। वैन में वू और उसके दोस्तों को बार बार बिजली के झटके दिए गए जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। जब वू सोल को होश आया, वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने वो योंग खड़ा था। मेरे दोस्त कहाँ हैं? उसने गुस्से में पूछा। वो योंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और नकली हमदर्दी दिखाते हुए बोला, तुम ठीक हो? वो सोल का सब्र टूट गया। मुझे परवाह नहीं, मेरे दोस्त कहाँ हैं? वो योंग ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। जानते हो अफ्रीका में बच्चों को कैसे सोल्जर बनाते हैं? उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ में बंदूक दे देते हैं, फिर किसी को गोली चलाने को कहते हैं। जब पट्टी हटती है और वो खून और लाशें देखते हैं, वो डर से हमेशा के लिए वश में हो जाते हैं। उसने पीछे बंधे 2 लोगों की ओर इशारा किया। सोचो, तुम वही बच्चा हो। तय करो कौन मरेगा। जिसे तुम चुनोगे वो मरेगा, दूसरा बचेगा। या अगर ये करना मुश्किल है तो तय करो किसे बचाना चाहते हो। वो सोल गिड़गिड़ाया, इनका इससे कोई लेना देना नहीं, प्लीज इन्हें जाने दो। वो सोल ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। वो योंग ने झुंझलाकर कहा, धत्त तेरी, तू मेरी मस्ती का सारा मजा खराब कर रहा है। उसे एक फोन कॉल ने बीच में रोक दिया और उसने वो सोल को अपनी एक सहयोगी पीले सूट वाली औरत के हवाले कर दिया। अगर इसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो दोनों को मार डालना, उसने आदेश दिया। उस औरत ने वो सोल को चिढ़ाया और अपने आदमियों को सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा। उसने वो सोल को निर्णय लेने के लिए 10 सेकंड दिए और टाइमर चालू कर दिया। वो सोल खुद को छुड़ाने के लिए बेतहाशा छटपटाया, यहाँ तक कि जमीन पर गिर गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तूने नहीं चुना तो दोनों मरेंगे, उसने याद दिलाया। जी ही वान जून, मैं क्या करूं? वो सोल ने पीड़ा में कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। टाइमर 0 पर पहुंच गया। उस औरत ने ठंडेपन से चाकू को वान जून के पेट में घुसेड़ दिया। इस पल को याद रखना, उसने फुफकारते हुए कहा और फिर से चाकू उठाया। लेकिन पहले वार में गलती से वान जून की रस्सियां कट गईं। उसने चाकू पकड़ लिया और औरत को जमीन पर पटक दिया। उसका साथी उस पर झपटा, लेकिन वान जून ने उसे भी जल्दी से निपटा दिया। वो औरत फिर से झपटी, लेकिन वान जून ने चाकू छीन लिया और एक घूंसे से उसे बेहोश कर दिया। उसने तुरंत जीही और वो सोल को आजाद किया। एक छोटा चाकू मुझे नहीं रोक सकता, उसने मजाक में कहा। तीनों उस भूल भुलैया जैसे इमारत से भाग निकले, हर मोड़ पर गार्ड से बचते हुए। पीले सूट वाली औरत होश में आ गई, अलार्म बजाया और अपने आदमियों को आदेश दिया, अगर तुमने उन्हें वापस नहीं लाया तो तुम सब मारे जाओगे। गुंडों से घिरे वो सोल और वान जून ने जानवरों की तरह लड़ाई लड़ी, लेकिन वो संख्या में कम थे और थकने लगे थे। वान जून को बार बार पेट पर चोट लगी, वहीं वो सोल को पीछे से गला घोंटा गया। जीही के सही समय पर हस्तक्षेप ने लड़ाई की दिशा बदल दी, लेकिन भागना आसान नहीं था। गुंडों की एक और लहर आई। जख्मी वान जून ने वो सोल से कहा, तुम जीही को लेकर भागो, मैं इन्हें रोकूंगा। उसने एक लोहे की पाइप उठाई और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। वो सोल और जीही बेसमेंट तक पहुंचे, लेकिन वहां एक और गिरोह उनका इंतजार कर रहा था। तभी सान योंग और सांग हियब वहां पहुंचे जैसे कोई फरिश्ते, और उन्होंने झटपट गुंडों को हराया। वो वान जून को ढूंढने दौड़े और देखा कि उसने अकेले ही सारे हमलावरों को हरा दिया था। तुम लोग देर से आए, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन अभी भी मेरी ताकत बाकी है। वो सभी वैन में चढ़े और गुंडों की घेराबंदी को तोड़ते हुए वहां से निकल गए। तभी उन्हें वान जून की गंभीर चोट का एहसास हुआ। वो बहुत खून बहा चुका था। उसने एक नोटबुक निकाली जिसमें उन 31 लोगों की लिस्ट थी जिनसे उसने माफी मांगनी थी। पक्का कर लो कि उन्हें मेरी माफी मिल जाए, उसने कांपती आवाज में कहा। और माफ करना वो सोल, मैं किसी कचरे की तरह नहीं मरना चाहता था। उसने वो सोल की बाहों में आखिरी सांस ली। कुछ दिन पहले वो सोल ने वान जून को एक आदमी से माफी मांगते देखा था, लेकिन वो उसे माफ नहीं कर पाया था। वो सोल ने उसे ढांढस दिया था और वान जून ने उसे वही नोटबुक दिखाई थी। मुझे कुछ लोगों के चेहरे भी याद नहीं, लेकिन मैं दिल से माफी मांगूंगा। चाहे वो माफ करें या नहीं, वो उनका फैसला है। शायद उन्हें भी वक्त लगे, जैसे मुझे लगा। थैंक्स वो सोल, तुमने मुझे हिम्मत दी।
फिर दोनों अपनी पुरानी मस्ती में लग गए थे। अब वो सब एक याद बन चुका था। वू सोल वान जून की तस्वीर के सामने खड़ा था, खुद को दोषी मानते हुए। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। तू वो सोल है, वो चीखी। जब वान जून मरा, तू कहाँ था हरामी? वो क्यों मर गया और तू क्यों जिंदा है? उसे वापस ला। वो थी वान जून की छोटी बहन यान जिन। वो सोल घुटनों पर गिर गया, माफी मांगते हुए। उसे किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वो पहले ही खुद को दोष दे रहा था। यान जिन वान जून की तस्वीर के सामने रोती रही और उसे कोसती रही। वो सोल खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। मुझे मना नहीं करना चाहिए था, वो बड़बड़ाया। मुझे उनके लिए काम करना चाहिए था। अगर मैं करता तो वान जून आज जिंदा होता। मैंने उसे मारा है, मुझे मरना चाहिए था। सान योंग ने गुस्से में कहा, ये तेरी गलती नहीं है। वान जून ने खुद कहा था, तू पहला इंसान था जिसने उसे इंसान जैसा महसूस कराया। तू ही था जिसने उसे जीईडी की पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। अगर तू खुद को दोष देता रहा तो वो शांति से कैसे रह पाएगा? यान जिन चुपचाप सुनती रही। अब उसे वो सोल और उसके भाई के रिश्ते की गहराई समझ आने लगी थी। उधर जीही अपनी माँ से बात कर रही थी जब एक आदमी से टकराई। उसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था। उसे शक हुआ और उसने उसका पीछा किया। वो आदमी एक डिटेक्टिव से मिला जो वान जून के केस को संभाल रहा था। उसने उसे धमकाया और फिर वू यॉन के राइट हैंड के आदमी की कॉल पर मजबूर किया। उन दोनों ने मिलकर पैसे के बदले में किसी और पर सारा इल्जाम डालने की साजिश रची। जीही ने तुरंत ये बात सान योंग और सांग ह्यप को बताई। अब ये साफ हो गया कि पुलिस भी वू योंग की जेब में थी। तभी वू योंग की तरफ से एक शोक संदेश वाला फूलों का हार आया। गुस्से से तिलमिलाए सान योंग ने उसे चूर चूर कर दिया। छूलने में जाए पुलिस, अब हम खुद ही सब संभालेंगे। वो वू योंग को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन सांग ह्यब ने उसे रोका। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि जीही को चिल्लाकर रोकना पड़ा। वू सोल ने वान जून की नोटबुक खोली और उसकी नजर आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहां लिखा था, मेरे मजबूत सक्षम दोस्त वू सोल, चलो जिंदगी भर दोस्त रहें। बारिश गिर रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। वू सोल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और फुसफुसाया, अलविदा दोस्त। अब वो बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार बिना योजना के नहीं। अचानक यान जिन ने उनके साथ जुड़ने की इच्छा जताई। स्वीकार होने के लिए उसे एक परीक्षा पास करनी थी। उसने अकेले ही तीनों आदमियों को धूल चटा दी, बड़ी आसानी से। वो एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आई। फिर वो वान जून की तस्वीर की ओर देखती रही। उनके चेहरे संकल्प से कठोर हो गए। उन्होंने कसम खाई, चाहे तूफान भी आ जाए हम नहीं रुकेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता सबूत ढूंढना था। जीही को याद आया कि वह औरत सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। जरूर कहीं न कहीं वह रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। यान जिन ने स्वयं को डिलीवरी ड्राइवर बनाकर वू योंग के मुख्यालय में घुसपैठ करने का प्रस्ताव दिया। सान योंग ने चारों ओर कैमरों से लैस एक पैकेज तैयार किया और उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम के लिए संबोधित किया। सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए उन्होंने वू योंग का विजिटिंग कार्ड जो उसने वू सोल को दिया था पैकेज पर चिपका दिया। गार्ड्स ने मान लिया कि यह उनके बॉस के लिए है, इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के उसे अंदर जाने दिया। टीम ने कैमरों की निगरानी की और बिल्डिंग की बनावट का अध्ययन किया। पैकेज ब्रॉडकास्टिंग रूम तक पहुंच गया, जहां एक चश्मा पहने तकनीशियन कैमरों और लाइव स्ट्रीम का संचालन कर रहा था। वह जिज्ञासु तो था, पर बॉस का पैकेज खोलने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, टीम ने कार्यवाही शुरू कर दी। सान योंग ने वैन को सीधे इमारत में घुसा दिया। बैरियर को तोड़ते हुए ये एक ध्यान भटकाने वाला हमला था। जैसा कि अपेक्षित था, गार्ड्स ने वैन को कैमरे पर देखा और किसी को जांचने भेजा, लेकिन वाहन खाली निकला। तभी वैन के अंदर रखे एक माइक्रोवेव ओवन में विस्फोट हो गया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। यह योजना सफल रही। टीम पहले ही इमारत के अंदर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दो दलों में विभाजित होकर काम किया, वू सोल और सांग ह्यब तथा सान योंग और यान जिन। एक दल हमलों को झेलेगा, दूसरा दुश्मनों को गिराने पर केंद्रित रहेगा। गति ही कुंजी थी। गुंडे इन चारों के सामने टिक नहीं पाए और जल्द ही पराजित हो गए। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम खोजने निकल पड़ा, जबकि बाकी तीनों रास्ता साफ करने में लगे रहे। गुंडे लगातार आते रहे, पर वे डटे रहे। वो ने जल्दी ही ब्रॉडकास्टिंग रूम खोज निकाला। उसने तकनीशियन को पकड़कर कंप्यूटर फाइल्स खोलने को मजबूर किया, लेकिन उस दिन की रिकॉर्डिंग फोल्डर खाली थी। वो योंग अपने मॉनिटरों पर सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। सब उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। उसने पीली पोशाक वाली औरत और उसके आदमियों को जांच के लिए भेजा। जब वो सोल लौटा, टीम ने अधिकतर गार्ड्स को हरा दिया था। तभी वो योंग ने उस दिन का वीडियो चला दिया, जिसमें वह दया की गुहार लगाता दिखा और वह क्षण जब महिला ने वान जून को चाकू मारा। यह देख टीम का खून खौल उठा। उसी समय
पीली पोशाक वाली महिला अपने साथियों के साथ वहां आ धमकी। वो सोल, वह चिढ़ाते हुए बोली, तुम कैमरे पर अच्छे लगते हो। उसने लिफ्ट की ओर इशारा किया। अगर फुटेज चाहिए तो चले जाओ। उसके आदमियों ने वो सोल को रास्ता दे दिया। वो सोल बिना झिझक लिफ्ट में चढ़ गया। उसे पता था वह क्या चाहती है। वो सोल के जाने के बाद कैनन ने अपने आदमियों को पार्किंग खाली करवाने भेजा और खुद वह चेहरा कटा आदमी और पीली औरत अंदर के हमलावरों से निपटने लगे। यान जिन ने जैसे ही महिला को देखा उसे पहचान लिया, वही जिसने उसके भाई को मारा था। यान ने उसे जोरदार मुक्का मारा, उसकी नाक तोड़ दी। सांग हेब ने कैनन का सामना किया और सान योंग ने चेहरा कटे आदमी से लड़ाई शुरू की। उधर वो सोल ने अपनी कलाई की पट्टियां हटा दी, एक क्रूर युद्ध के लिए तैयार। उसकी आंखों में आग जल रही थी। आखिरकार वो सोल और वो योंग आमने सामने थे। वो योंग ने दो विकल्प दिए, या तो वीडियो वाली यूएसबी लेकर चले जाओ या वान जून की मौत का बदला लो। वो सोल ने यूएसबी की ओर हाथ बढ़ाया, पर वो योंग इतनी आसानी से उसे नहीं जाने देने वाला था। अब किसकी बारी है? उसने ताना मारा। परिवार ज्यादा प्रेरणा देता है या दोस्त? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो सोल ने पूछा। क्योंकि ये मजेदार है, वो योंग हंसा। वो सोल झपट पड़ा, पर वो योंग उससे कहीं बेहतर फाइटर था। पहले तो वह वो सोल से खेलता रहा, फिर उसकी मारक ताकत बढ़ गई। नीचे लड़ाई और भयंकर हो गई। महिला ने यान जिन के चेहरे पर चाकू चला दिया। क्रोधित यान ने उसका चाकू दूर फेंका, बाल पकड़कर उसका सिर बार बार जमीन से पटका, फिर जोरदार अपरकट से उसे बेहोश कर दिया। दोनों भारी शरीर वाले मर्द भिड़ गए। एक दमदार लड़ाई। चेहरा कटा आदमी ने सान योंग का पैर तोड़ दिया। ऊपर वो योंग वो सोल को पीटता रहा, वाइन पीते हुए बार बार वीडियो चलाकर उसे ताना मारता रहा। वो सोल लगभग हार मान चुका था, लेकिन उसे वान जून के शब्द याद आए, बस इतना ही है तुम्हारे पास। उसकी आत्मा में फिर जान आ गई। उसने वो योंग को गिराकर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उसने वो योंग की टांग पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, पर रुक गया। वो योंग फिर झपटा, पर वो सोल ने उसे ग्लास की दीवार से नीचे फेंक दिया। यान जिन ऊपर पहुंची और सान योंग के साथ मिलकर चेहरा कट्टे आदमी से लड़ी, पर वह बहुत ताकतवर था। उसने यान का हाथ तोड़ दिया। सान योंग ने उसे चौक होल्ड में पकड़ लिया, जिससे यान जिन ने उसे खत्म कर दिया। सांग हेब ने कैनन को मार गिराया। तीनों दोस्त घायल लेकिन विजयी थे। ऊपर वो योंग और वो सोल दोनों थके हुए थे, पर हार मानने को तैयार नहीं। वो सोल ने वो योंग का हाथ पकड़कर तोड़ा। वो योंग जानवर की तरह चिल्लाया और वो सोल को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। वो सोल ने दीवार पकड़ ली, जिससे वो योंग खुद लटक गया। वो सोल ने पूरी ताकत से उसे वापस खींचा। अब मेरे लिए सब खत्म है, वो योंग बोला। वो सोल बदला लेना चाहता था, पर उसने खुद को कातिल नहीं बनने दिया। तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे बचाया, वो योंग फुफकारा। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, वो सोल ने जवाब दिया। वो सोल वहां से चला गया। वो योंग बड़बड़ाता रह गया, मैं हार गया। कुछ समय बाद वो योंग को अवैध जुए के कारोबार और वान जून की मौत में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो सोल ने वान जून की नोटबुक में लिखे नामों की लिस्ट के अनुसार सभी पीड़ितों से माफी मांगी। कुछ ने उसे माफ किया, कुछ ने नहीं, लेकिन उसने वान जून की अंतिम इच्छा पूरी की। लिस्ट के आखिरी पन्ने पर उसका नाम था। उसने लिखा, मैं माफ करता हूँ वान जून। उसने फुसफुसाया, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। उसी समय उसके दोस्त मुस्कुराते हुए आ पहुंचे। अब सब खत्म हो गया था। वो सोल ने डूहान से जेल में मुलाकात की। अब मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। हर बार जब मैं मुक्का मारता हूँ, मैं जिंदा महसूस करता हूँ। मैं लड़ाई से प्यार करता हूँ। अब मजबूरी नहीं, मैं अपने लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हारी तरह एक महान फाइटर बनना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। अगर मुझसे लड़ना है तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी होगी। डूहान मुस्कुराया। कुछ समय बाद वर्ल्ड एमएमए रूकी चैंपियनशिप की घोषणा हुई। वो सोल और उसके दोस्तों ने उसमें भाग लेने का सपना देखा, एकदम वान जून की तरह। वो सोल ने अंत में कहा, हालांकि वह जानता था कि शायद उसे माफ नहीं किया जाएगा, फिर भी उसने माफी मांगने का फैसला किया। कभी कभी हमें पता होता है कि हम सब कुछ नहीं पा सकते, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अब मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं असल मायनों में जीने के लिए लड़ रहा हूँ। सीन एक जेल की कोठरी पर कट होता है। वू योंग नीचे वाली बंक पर बैठा दीवार को घूर रहा है। यही कोठरी पहले डूहान की थी, कभी जुए का राजा, अब बस एक और कैदी बन गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें